चौथी कहानी सलाम। सलाम हिंदी दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित एक सशक्त और उत्कृष्ट दलित कहानी है। इस कहानी में लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आज भी इस आधुनिक युग में दलितों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, द्वेष की भावना और हीन भावना पर प्रकाश डाला है। मित्रों, आज का युग वैज्ञानिक युग है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज का युग मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है। परंतु इस शिक्षित भारत देश में, इस आधुनिक भारत देश में, शहर हो या गांव हो, आज भी हमें देखने को मिलता है कि दलितों पर अन्याय और अत्याचारों का सिलसिला आज भी जारी है। मित्रों, जात कभी न जाने वाली बात है और हजारों सालों से ये जात हमारे दिलो दिमाग में ऐसी बैठ गई है कि वह जाती ही नहीं, निकलती ही नहीं। परंतु जाति का जो दंश है या जाति की जो जख्म है वह बहुत गहरी होती है और इस जाति का जो दंश है, उसकी वेदना, उस जख्म की पीड़ा वही समझ सकता है जो दलित जाति में पैदा हुआ है, जिसने भोगा है, जिसने सहन कर लिया है, जो सहन कर रहे हैं। मराठी भाषा में कहा जाता है, ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं। मित्रों, दलित जाति का दंश क्या होता है? दलित जाति में पैदा होने का दुख क्या होता है, वही समझ सकता है जो दलित है। शहर हो या गांव हो, दलितों के लिए सवर्णों ने एक रीति रिवाज बनवाए हैं और उन रीति रिवाजों का पालन दलितों को आज भी करना पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि आज इस आधुनिक युग में दलित सम्मान से जी नहीं सकते। मित्रों, हम आज भी वर्तमान पत्र में कई वार्ताएं पढ़ते हैं, टीवी पर हम कई वार्ताएं देखते हैं। आज भी महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर कहीं जगह दलितों पर अन्याय और अत्याचारों की घटना आज भी घटित होती है। दलित परिवारों की जो महिलाएं हैं उन पर अत्याचार होता है। दलित परिवारों की जो युवतियां हैं, तरुणी हैं, उन पर भी अत्याचारों की घटना है, जिंदा जलाया जाता है। आज भी घटना गांव शहर में होती है। ये केवल जाति के नाम पर, ये केवल द्वेष के नाम पर। यानी आज भी इस आधुनिक युग में दलित समाज सम्मान से जी नहीं सकता। वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, उच्च पदस्थ क्यों ना हो,
हर एक क्षेत्र में दलितों को हीन भावना से देखा जाता है और यही पीड़ा है, आज भी हो रहा है, कई हजार सालों से चला आ रहा है यह जाति व्यवस्था। इस कहानी में हरीश भंगी जाति का, इस कहानी का नायक हरीश एक भंगी जाति का यानी दलित परिवार का पढ़ा लिखा सुशिक्षित देहरादून में रहने वाला युवक है, तरुण है। हरीश की जात क्या है? हरीश भंगी जाति का है, यानी दलित परिवार से है। हरीश दलित परिवार से क्यों ना हो, लेकिन हरीश पढ़ा लिखा सुशिक्षित तरुण है, देहरादून में रहता है। इस हरीश का एकदम करीबी मित्र जिसका नाम है कमल उपाध्याय, यानी कमल उपाध्याय हरीश का अत्यंत नजदीक का घनिष्ठ मित्र है, उसका सहपाठी है। परंतु कमल उपाध्याय ब्राह्मण परिवार से है, दोनों की अत्यंत घनिष्ठ मित्रता है। हरीश की शादी देहरादून के पास एक छोटे से गांव में तय हो गई, निश्चित हो गई। जिस गांव में हरीश की शादी तय हो गई, निश्चित हो गई, वह छोटा सा गांव राजपूतों का गांव था, सवर्णों का गांव था। जात पात मानने वाले या रीति रिवाजों का पालन करने वाले राजपूत उस गांव में रहते थे। देहरादून से हरीश के सारे बाराती उस छोटे से गांव में चले गए। उन बारातियों के साथ हरीश के साथ कमल उपाध्याय भी चला गया, उस बाराती बनकर उस छोटे से गांव में। बाराती उस गांव में चले गए। दिन भर शादी की रस्म पूरी हो जाने के बाद रात के 2 बज चुके थे। 2 बज चुकने के बाद कुछ लोग ही दूल्हे के साथ बैठे हुए थे, उनमें कमल उपाध्याय उसका मित्र उसके पास बैठा हुआ था। घर परिवार के सारे सदस्य इधर उधर पड़े हुए थे। कमल उपाध्याय हरीश के घर का एक सदस्य की तरह था। शादी में बाराती में सब कुछ देखभाल वही कमल उपाध्याय की नजरों में था, वही कर रहा था। उसकी देख रेख में ही सब कुछ हो रहा था। यानी कमल उपाध्याय हरीश के घर का एक सदस्य बनकर आया था। बाराती ठहरने के लिए गांव का एक छोटा सा स्कूल का बरामदा ही मिल गया था। शादी के पूर्व लड़की के पिताजी को गांव के मुखिया ने, गांव का जो प्रधान था, गांव का जो मुखिया था, उसने स्कूल खोल देने का वादा किया था। लेकिन आए वक्त पर हेडमास्टर कहीं रिश्तेदार के घर चले गए, स्कूल बारातियों को खोल कर नहीं दिया गया। सारे बाराती स्कूल के बरामदे में ही ठहरे थे। स्कूल में जो हैंडपंप था, हैंडपंप यानी पानी का हैंडपंप था, एक रात पहले ही किसी ने उसका हैंड निकाल लिया, उसका वाल भी खोल लिया है। पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वहां मिट्टी के 2 घड़े मिल गए थे। रोशनी के नाम पर सिर्फ अंधेरा ही था। हरीश दिन भर थक चुका था।
हरीश ने दीवार के सहारे अपनी पीठ टेकते हुए अपने मित्र कमल से कहा। कमल से बोला, थोड़ी देर कमर सीधी कर लो, थक गए होंगे दिन भर। मित्र कमल ने अपने जूते और मोजे उतारते हुए कहा, रात भर की तो बात है, किसी तरह गुजर जाएगी। गांव के बारे में सिर्फ पढ़ा था, देखा आज ही है। उस बरामदे में या बरामदे के किनारे पर दो बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे और बीच बीच में बातचीत भी कर रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी हरीश की ओर देखकर बोला, बेटे हरीश, तुम्हारा ये दोस्त पहली बार गांव आया है क्या? कमल ने उत्तर दिया। वहां बैठा हुआ कमली था, हरीश भी था और हरीश ने पहले कहा उस व्यक्ति से। हरीश ने उत्तर दिया, हाँ ताऊ जी, पहली बार गांव आए हैं। उस बुजुर्ग ने फिर पूछा हरीश से, बेटे हरीश, ये तुम्हारा दोस्त कौन बिरादरी का हो? बिरादरी का यानी तुम्हारा दोस्त कौन सी जाति का है? हरीश नाराज होकर बोला, क्योंकि हरीश को उस बुजुर्ग व्यक्ति की ये जो सवाल था, ये जो बात थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति कमल उपाध्याय की जाति के बारे में पूछ रहा था। हरीश ने नाराज होकर कहा, ताऊ जी, इतना काफी नहीं है क्या? यह मेरा दोस्त है और मेरी बारात में शामिल हो रहा है। परंतु कमल पास बैठा हुआ था। कमल ने अत्यंत नम्रता से उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, ताऊ जी, मैं ब्राह्मण हूं और कुछ पूछना हो तो पूछिए। हरीश की आंखों में नींद आ रही थी। उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी, क्योंकि वह दिन भर का थका हुआ था। कमल ने हरीश से कहा, हरीश, सुबह जल्दी उठने की आदत है मेरी मां सुबह 5 बजे उठती है और उसका पूजा पाठ शुरू हो जाता है। मां उठती है तो मैं भी उठ जाता हूं और मां मुझे सुबह सुबह 6 बजे तक मेरे हाथ में चाय का गिलास देती है। अब तो ऐसी आदत पड़ गई है कि सुबह 6 बजे तक चाय नहीं मिली तो मेरा सिर भारी हो जाता है। यहां इस गांव में सुबह सुबह 6 बजे चाय मुझे कब मिलेगी पता नहीं है। दूर कोने पर बैठा हुआ जो बुजुर्ग आदमी था, वह बुजुर्ग आदमी कमल से बोला, बाबूजी, गांव के बाहर एक किनारे पर छोटा सा दुकान है, छोटी सी दुकान है, वहां आपको चाय जरूर मिल जाएगी। कमल सुबह 6 बजे उठा। सुबह उठते ही वह चाय की दुकान खोजने की कोशिश करने लगा। कमल उपाध्याय चाय के लिए गांव में चला गया। चाय की दुकान ढूंढ रहा था। वह सड़क के पार जाकर उसने देखा किनारे पर एक झोपड़ी नुमा छोटी सी दुकान थी। मित्रों, गांव की दुकान हाई फाई दुकान नहीं होती है, कोई झोपड़ी नुमा दुकान होती है छोटे से गांव में। कमल उपाध्याय ने देखा। कमल उपाध्याय उस दुकान के सामने जाकर खड़ा हुआ, जिस पर लकड़ी के खोखे रखे हुए थे। पान, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू के थैले भी रखे हुई थी। उस दुकान में एक भट्टी सुलग रही थी। भट्टी में सुलगते कोयलों से गहरा काला धुआं निकल रहा था। भट्टी के पास ही एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी केतली रखी थी। केतली यानी चाय की केतली रखी थी। कुछ कांच के मटमैले गिलास थे। चाय का भगोना बाहर से काला मटमैला दिखाई पड़ रहा था और आसपास मक्खियों के झुंड बिना रहे थे।
एक चबूतर पर एक जर्जर बूढ़ा आदमी मैले चिकट कपड़ों में बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था, और वहां पास ही एक लकड़ी की बेंच पड़ी थी। कमल ने बेंच पर बैठने की कोशिश की और उस बीड़ी पीने वाले, उस चाय की दुकान वाले बूढ़े से अत्यंत नम्रता से कमल बोला, चाय मिलेगी? बीड़ी पीते हुए उस बूढ़े ने आखिरी कश लगाते हुए कहा, मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चाय वाला उस भट्टी में कोयले संवारते हुए बोला। मित्रों, गांव में कोई नया आदमी आ जाता है तो सबकी नजरों में होता है। कमल उपाध्याय उस गांव में एक नया आदमी था। अपने मित्र हरीश की शादी में बाराती बनकर आया था देहरादून से। और गांव में जब कोई नया आदमी आता है तो उसकी पूछताछ करने की लालसा गांव के लोगों में होती है। ये चाय बेचने वाला, ये चाय की दुकान चलाने वाला जो बूढ़ा था, वो बूढ़ा आदमी कमल से बोला, नए दिख रहे हो बाबूजी, कहां से आए हो? कमल ने अत्यंत सहजता से कहा, देहरादून से। देहरादून का नाम सुनकर चाय वाला चौंका। अब चाय वाले ने प्रश्न किया, देहरादून से तो कल एक बारात आई है। कमल ने कहा, हाँ, अरे उसी बाराती में तो मैं आया हूं, उसी बारात में आया हूं बाराती बनकर। चाय वाले ने कहा, अरे वह बारात तो चोरों के घर आई है। कमल ने कहा, तो क्या हुआ? चाय वाला एकदम चुप हो गया। भट्टी धधक रही थी। कमल ने शालीनता से कहा, नम्रता से कहा, एक कप चाय बना दीजिए। अत्यंत नम्रता से कमल ने कहा, ब्राह्मण परिवार का लड़का, उसने नम्रता से कहा, एक कप चाय बना दीजिए। चाय वाले ने जवाब दिया, तुझे यहां चाय नहीं मिलेगी। कमल ने पूछा, लेकिन क्यों? अरे अभी थोड़ी देर तो पहले आपने कहा था कि चाय मिलेगी, और अभी कहते हैं कि चाय नहीं मिलेगी, क्यों? लेकिन भाई साहब, हुआ क्या? क्या मैं पैसे नहीं दूंगा? चाय वाला उसके सामने ठीक छाती तक कर खड़ा हो गया और बोला, ये पैसे शहर में जाकर दिखाना। 2 पैसे तुम्हारे जेब में आ गए, सारी दुनिया खरीदने निकले हो। ये शहर नहीं, ये गांव है। यहां चूहड़े चमारों को मेरी दुकान पर चाय नहीं मिलती, कहीं और जाकर पियो। कमल ऊंची आवाज में बोला, चूहड़े चमारों को नहीं मिलती तो किसे मिलती है चाय? कमल ने साहस करके पूछा, उस दुकानदार से पूछा, उस गांव वाले चाय दुकानदार से पूछा, तुम्हारी क्या जात है? चाय वाला भड़क उठा, मेरी जात से तुझे क्या लेना देना? चूहड़े चमार भी जात पूछने लगे। कमल ने कहा, तुम अपनी जात बताना चाहते हो? तुम अपनी जात नहीं बताना चाहते हो तो मेरी जात सुनो। मेरा नाम कमल उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब जानते हो? उपाध्याय यानी ब्राह्मण। मित्रों, जिस समय कमल को उस गांव के चाय वाले ने जाति के बारे में पूछा और चूहड़े चमारों को मेरी दुकान पर चाय नहीं मिलती और नहीं मिलेगी, जब यह सुना तो कमल को बहुत बुरा लगा। कमल और वो चाय वाला जो था गांव का, उन दोनों का वार्तालाप सुनकर रास्ते में चले हुए गांव के लोग ठहर गए। वे भी मजा लेने लगे। कमल और चाय वाले की बातचीत चल रही थी। मित्रों, गांव में ऐसा होता है, जिस समय गांव में किसी आदमियों में तकरार होने लगती है, बातचीत होने लगती है,
तो आने जाने वाले रुक कर उसका मजा लेते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, देखते ही देखते गांव में लोग जमा हो गए। बल्लू रांगड़ का रामपाल पहलवान भी भीड़ देखकर रुक गया। रामपाल पिचके हुए गाल का, लंबा चौड़ा, माथे को तेल लगा हुआ, पतला सा था लेकिन पहलवान था। रामपाल ने चाय वाले से पूछा, चाचा कौन है ये? चाय वाला बोला, जुम्मन चौड़े का बाराती है। अरे बाबा तुम लोग ही फैसला करो, जो ये ब्राह्मण है तो चोरों की बारात में क्या मूत पीने आया है, जात छिपा के चाय मांग रहा है। दुबला पतला सा रामपाल पहलवान, गांव भर में उसका दबदबा था। रामपाल को देखते ही सारी भीड़ शांत हो गई और कमल लोगों के सामने नम्रता से बोलने लगा, भाइयों, कमल की बात पूरी होने से पहले ही रामपाल ने उसे डांटा। कमल से डांटा, ओरी शहरी, हम तेरे भाई है, हमें भाई बोल रहा है, साले जबान संभाल कर बोल। कमल का अपमान से रोम रोम कांप उठा था, वो पूरी तरह से जल गया था। कमल साहस करके बोला, क्या यही है गांव का आतिथ्य सत्कार? रामपाल चीख कर बोला, जा चुपचाप चले जा, वरना एक भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। कमल को अपने मित्र हरीश का ख्याल आया और आज हरीश की शादी है, शादी में कोई तकरार न हो, इसलिए कमल शांत रह गया। कमल तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए अपने मित्र हरीश के पास पहुंच गया। उसे देखते ही हरीश ने पूछा, क्या बात है, चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है, कहां चले गए थे, बड़ी देर लगा दी, चाय का इंतजाम कराया है, बस तुम्हारा ही इंतजार था।